नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से आप समझ सकते हैं, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, कनेक्टिव टिश्यू उन टिश्यूज को कहते हैं जो कि अंगों को आपस में जोड़ता है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं से बनी हुई होती है, कोशिकाओं से ऊतक बने होते हैं और ऊतक से अंग बनते हैं और अंगों से तंत्र बनता है। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं। परंतु एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य जिन ऊतकों के द्वारा होता है उन ऊतकों को संयोजी ऊतक अथवा कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इन कनेक्टिव टिश्यू में खास बात ये होती है कि ये हमारे पूरे शरीर में हर जगह फैले हुए रहते हैं, हर अंग में उपस्थित होते हैं, हर जगह उपस्थित होते हैं और साथ में ही इनके अंदर जो अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, वह अंतरकोशिकीय जो पदार्थ होता है उनकी संख्या या जो लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी कारण से ये एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से ऊतक होते हैं इसमें। सर्वप्रथम है इसमें सामान्य संयोजी ऊतक। सामान्य संयोजी ऊतकों को फिर डिवाइड किया गया है 4 भागों में। पहला है अंतरालीय कोशिक ऊतक, फिर है वसामय कोशिक ऊतक, फिर है वर्णिक कोशिक ऊतक और फिर है जलामय संयोजी ऊतक। अंतरालय जो संयोजी ऊतक है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम है श्वेत कोलेजन तंतु और पीत इलास्टिक। बच्चों, ये जो डिवीजन किया गया है इसमें इसलिए डिवाइड करा है इनको कि इसमें कहाँ उपस्थित हैं, उनका शेप क्या है और जो कोशिका है उसके अंदर किस तरह का प्रोटीन जो होता है, खास तौर से उस प्रोटीन की मात्रा कितनी है और कौन सा वाला जो प्रोटीन है वह अवेलेबल है, वह क्या कार्य करता है, शरीर में किस जगह पाया जाता है, उस हिसाब से इन ऊतकों का डिवीजन किया गया। नेक्स्ट ऊतक की हम बात करते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक। तंतुमय संयोजी ऊतक जैसे कि नाम से इंडिकेट है बिल्कुल तंतु के समान होंगे। इसको भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक, जैसे कि नाम से इंडिकेट है, श्वेत मतलब सफेद कलर का होगा और पीले तंतुमय संयोजी ऊतक यानी कि यह येलो कलर का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंकाल ऊतकों के बारे में। कंकाल संयोजी ऊतक। कंकाल संयोजी ऊतक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, अस्थि और उपास्थि। जब हम अस्थि की बात करते हैं, हमें सबको मालूम है अस्थियां क्या होती हैं, ठीक है। अस्थियों को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है सघन अस्थि कंकाल ऊतक और दूसरा है स्पंजी कंकाल ऊतक। उपास्थि की जहाँ तक बात करते हैं, उपास्थि को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इनके नाम दिए गए हैं हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रोक्रोटिलेज और कैल्सीफाइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट संयोजी ऊतक, दैट इज तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक 2 तरीके के हैं, एक है रक्त और दूसरा है लसिका। रक्त से आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसके अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है यह ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतकों का नाम दिया गया है। तो बच्चों, ये 4 तरह के संयोजी ऊतक हैं। अब हम हर तरह के संयोजी ऊतक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। संयोजी ऊतक में सर्वप्रथम हम बात करते हैं सामान्य संयोजी ऊतकों की। सामान्य संयोजी ऊतकों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सबसे प्रथम है अंतरालीय संयोजी ऊतक। अंतरालीय जो संयोजी ऊतक होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य जो होता है वह अंतरालीय संयोजी ऊतक करते हैं। यह एक झिल्ली के रूप में होते हैं और झिल्ली के रूप में होने के कारण से यह एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, यह मांसपेशियों को भी हड्डियों से जोड़ते हैं। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में मैट्रिक्स जो होता है वह पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पदार्थ जो होता है वह बहुत अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, अंतरालीय संयोजी ऊतक में। किसी भी तरह के जो संयोजी ऊतक होते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ते हैं, इसलिए इसके अंदर मैट्रिक्स अथवा अंतःकोशिकीय पदार्थ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये था अंतरालीय संयोजी ऊतक। नेक्स्ट हम बात करते हैं वसामय ऊतक की।
वसामय ऊतक जैसे कि आपको नाम से ही इंडिकेट है, इसमें वसा की जो मात्रा होती है वो मौजूद होती है। इसे इन ऊतकों को शरीर का भोजन ग्रह भी कहते हैं। क्यों भोजन ग्रह कहते हैं? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर शरीर में यह ऊर्जा देने का कार्य भी करता है। यह इनके जो आकार होता है, जो वसीय ऊतक होते हैं, इनका आकार बहुत बड़ा साइज का होता है और इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से की मौजूद होती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, इसके अंदर छोटी महीन वसा जो होती है उसकी बूंदें उसके अंदर मौजूद होती हैं। वसा की बूंदें मौजूद होने के कारण ही इन्हें वसामय ऊतक का नाम दिया गया है। ये जो वसामय ऊतक होते हैं ये शरीर के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर के अंगों को चोटों से रक्षा करना होता है। यदि किसी कारण से व्यक्ति को चोट लग जाती है और वसा है, अगर या वसामय ऊतक अत्यधिक मात्रा में है, तो शरीर के अंगों की रक्षा हो जाती है। साथ में ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है और शरीर का टेम्परेचर हाई होता है, तो शरीर के टेम्परेचर बाहर ना जाए, इसके लिए किसका होता है कार्य? कौन कार्य करता है? उसके लिए वसामय ऊतक जो होते हैं वह कार्य करते हैं। अगर शरीर में जरूरत पड़े तो ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य भी वसामय ऊतक कर सकते हैं। तो वसामय ऊतक का हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्णक ऊतक की। वर्णक ऊतक नाम से इंडिकेट है, मतलब कलर दर्शाना। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका अलग अलग कलर्स होते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गहरा काला है, कोई गहरा गोरा है। अलग अलग तरह के होते हैं। वह अलग अलग तरह का जो रंग होता है मनुष्य में या किसी जानवर में, किसी में भी, तो वो किसके कारण होता है? वर्णक ऊतक के कारण होता है। इसमें जो मैट्रिक्स पाई जाती है उनमें एक विशेष प्रकार की वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें क्रोमेटोफोर्स का नाम दिया गया है। वर्णक कोशिकाएं जो कि पाई जाती हैं, इनको क्या नाम दिया गया है? क्रोमेटोफोर्स नाम दिया गया है। ये बड़ी और शाखान्वित होती हैं, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती हैं उसके अंदर, और शाखाओं में भी वर्णक कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होती हैं। और चूँकि ये क्रोमेटोफोर्स उसके अंदर मौजूद होता है, इसी कारण से शरीर में विभिन्न प्रकार के जो कलर होते हैं, अलग अलग मनुष्य के अलग अलग कलर होते हैं, वह इन्हीं वर्णक ऊतक के कारण से होते हैं। सिंपल कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट पॉइंट होता है जालमय ऊतक। जालमय मतलब जाल सा बना हुआ ऊतक, है ना। ऐसी कोशिकाओं का ऊतक बने हुए होते हैं जो कि एक जाल की समान संरचना करती हैं, उन्हें हम जालमय ऊतक कहते हैं। यह इनकी जो कोशिकाएं होती है, जिन कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बना हुआ होता है, यह कोशिकाएं बिल्कुल पतली और शाखादार होती हैं। इन्हें एंडोथेलियस कोशिकाएं कहते हैं। जिन कोशिकाओं से ये मिलके बना होता है उनका क्या नाम दिया गया है? एंडोथेलियस कोशिकाएं उनका नाम दिया गया है। और चूंकि ये पतली और शाखादार होती हैं, तो शाखाएं आपस में जुड़ के एक जाल के समान संरचना बनाती हैं, इसीलिए इन्हें जालमय ऊतक का नाम दिया गया है। और यह प्लीहा, अस्थिमज्जा, लसिका ग्रंथि के अंदर प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तंतुमय संयोजी ऊतक के बारे में। तंतुमय संयोजी ऊतक को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्रथम वाला है श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक और दूसरा है पीत संयोजी ऊतक। अब ये जो श्वेत और पीत है, नाम से ही इंडिकेट है कि जो श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक है वह कौन से कलर के होंगे? सफ़ेद कलर के होंगे। और जो पीत है वो कौन से कलर के होंगे? वो येलो कलर के होंगे। ठीक है, अब हम इसकी क्वालिटीज़ के बारे में देख लेते हैं। श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक है, ये श्वेत तंतुओं का एक गुच्छा सा होता है। ऐसी कोशिकाएं जो सफ़ेद रंग की होती हैं और आपस में एक दूसरे से शाखादार होके एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हम श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक कहते हैं। और यह मांसपेशियों को अस्थियों से
जोड़ने का कार्य करती हैं। इसका स्पेसिफिक कार्य होता है जो हमारे शरीर के अंदर अस्थियां होती हैं और जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, इनको दोनों को आपस में जोड़ने का जो कार्य होता है वह श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक के द्वारा होता है। और नाम से ही इंडिकेट, हमने अभी आपको बताया, यह श्वेत रंग की होती है। अब हम बात करते हैं पीत तंतुमय संयोजी ऊतक की। जो पीत तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं यह पीले रंग के होते हैं। यह भी जैसे ये श्वेत तंतुमय ऊतक है, इसी तरह यह भी शाखादार संरचनाओं में पाए जाते हैं। इसीलिए इसके अंदर इलास्टिन नामक प्रोटीन होते हैं। हमने आपको बताया जो कोशिकाएं विभिन्न तरह की होती हैं, इसमें प्रोटीन मुख्य होता है और विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो एक जगह, कोशिकाएं जो होती हैं वह एक जगह इकट्ठी होती है, एक जैसी संरचनाएं होती हैं और ऊतक का निर्माण करती हैं। तो जो पीत तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं, इसके अंदर इलास्टिन नामक जो प्रोटीन होता है, उनकी कोशिकाओं के अंदर इलास्टिन नामक प्रोटीन जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इनका कार्य होता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से आपस में जोड़े रखने का कार्य। चूंकि वह हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करती है, इसीलिए इन ऊतकों के कारण हमारे शरीर का मूवमेंट हो पाता है। हम शरीर का हाथों को या पाँव को या शरीर के किसी भी अंग को जिसके अंदर हड्डी मौजूद होती है, उनको हिलाने का कार्य किसके कारण कर सकते हैं? पीत तंतुमय संयोजी ऊतक के द्वारा कर सकते हैं। संयोजी ऊतक में जो हमारा नेक्स्ट ऊतक आएगा वह है कंकाल ऊतक, यानी कि स्केलेटन ऊतक। कंकाल ऊतक जो होता है उसके अंदर मुख्यतः इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है अस्थि कंकाल ऊतक और दूसरा है उपास्थि कंकाल ऊतक। जो अस्थि कंकाल ऊतक होता है वह कठोर, सख्त एवं मजबूत होता है। आप समझ ही सकते हैं कि अस्थि कंकाल ऊतक क्या होता है। हमारी जो अस्थियां होती हैं शरीर के अंदर 206 अस्थियां मौजूद होती हैं। यह अस्थियां किसके द्वारा बनी होती है? अस्थि कंकाल ऊतक के माध्यम से बनी होती हैं। यह कठोर, सख्त एवं मजबूत होता है। इसी से शरीर का मूवमेंट हो पाता है। इसके अंदर शरीर में जो अस्थि कंकाल ऊतक है यह ओसिन नामक जो प्रोटीन होता है शरीर में, उससे बनता है। बच्चों आप समझ सकते हैं, आप हर बार देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कितनी वैल्यू है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी ऊतक होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन जो होता है वो हमें दालें खाने से बहुत सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा प्रोटीन शरीर के अंदर हर अवस्था में, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे शिशुअवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक शरीर में लेनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे अस्थि ऊतक की। जो अस्थि ऊतक होता है वह ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं जिन्हें कैल्शियम और मैग्नीशियम कहा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होने से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जो हड्डियों से संबंधित होते हैं। जो अस्थियां होती हैं यह मध्यम से जो मध्य भाग होता है इसका, इससे यह खोखली होती हैं। चूंकि ये खोखली होती हैं इसलिए मज्जा गुहा कहा जाता है। अंदर से जो खोखला हिस्सा होता है उसे हम मज्जा गुहा कहते हैं। और इन्हीं मज्जा गुहाओं में जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं बहुत अधिक मात्रा में, उनका जो जाल होता है रक्त वाहिनियों का वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है या अधिक मात्रा में रहता है। इसके पीछे भी कारण होता है। ये मज्जा गुहा में जो एरिथ्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर की, अस्थियां होती हैं, वो क्या होती है? मध्य में से खाली होती हैं। इन्हें का नाम दिया गया है मज्जा गुहा दिया गया है। इन मज्जा गुहा के अंदर रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और इसके अंदर एरिथ्रोब्लास्ट नामक कोशिकाओं की बनी होती हैं। इसमें मज्जा गुहा के अंदर चूंकि रक्त वाहिनियां बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, इसलिए इसमें रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। शरीर के अंदर जितनी भी रक्त कणिकाएं होती पाई जाती हैं उनका निर्माण कहाँ पे होता है? मज्जा गुहा में होता है। इसीलिए रक्त वाहिनी हम बात करते हैं रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाएं कौन से कलर की होती है? लाल कलर की। इसलिए जो मज्जा गुहा होती है इसमें भी कौन सा कलर होता है? लाल कलर का मौजूद होता है। यह ठोस एवं स्पंजी होती है। इसका दो भागों में बांटा गया है। एक होती है ठोस अस्थियां और दूसरी होती है स्पंजी अस्थियों में। इस तरह से इसको बांटा गया है। अब हम बात करते हैं उपास्थियों की। अस्थियों के साथ में हमारे शरीर के अंदर उपास्थियां भी मौजूद होती हैं। यह गुलाबी अथवा श्वेत जो पदार्थ होता है, जो रंग होता है, उनकी बनी होती हैं। ये इसमें कड़ा
पदार्थ मौजूद होता है। इसको जो बनाने में जो प्रोटीन होता है उनका नाम है कॉन्ड्रिल प्रोटीन, यानी कि यह कॉन्ड्रिल प्रोटीन से मिलके बनी होती है। हमारे शरीर के अंदर जो नाक एवं जो कान होते हैं उनका निर्माण का कार्य कौन करता है? उपास्थि। कौन सा उपास्थि? इसी के द्वारा होता है। उपास्थियों को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम बोलते हैं हाइलाइन। हाइलाइन जो होती है वह लचीली होती है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ता रहता है वह पारदर्शी होता है। यह बिल्कुल क्लियर होता है जो कि पारदर्शी है, इसलिए बिल्कुल साफ होगा। और ये जो हमारे हाथ और पैर की जो संधि तलों की जो गद्दियाँ होती हैं, इन गद्दियों का निर्माण हाइलिन उपास्थियों के द्वारा किया जाता है। फिर हम बोलते हैं लचीली उपास्थि। इसके अंदर पीली लास्टिन तंतु होते हैं। चूंकि पीली लास्टिन तंतु होते हैं तो एक पीले रंग के होते हैं। ये शाखित होते हैं। इसके अंदर जो तंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? शाखित होते हैं और लचीले होते हैं। इसीलिए जो हमारे नाक के सिरे होते हैं या जो हमारे कान का जो पिन्ना होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लचीली उपास्थियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सिफाइड की। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, कैल्सिफाइड का मतलब कैल्शियम। ठीक है। अब यह कैल्शियम लवण का जमाव के कारण से इनमें जो लचीलापन होता है, उपास्थियों का हमने बात करी थी कि उपास्थियां जो होती हैं इनमें थोड़ा बहुत लचीलापन होता है, परंतु ये जो कैल्सिफाइड होती हैं इनमें कैल्शियम का जमाव होने लग जाता है और कैल्शियम का जमाव होने के कारण से इनका जो लचीलापन होता है वह समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लास्ट उपास्थि की, और लास्ट उपास्थि है तंतुमय उपास्थि। यह श्वेत कोलेजन तंतुओं का जो गट्ठर होता है, इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे, उनको हम तंतुमय उपास्थियों का नाम दिया गया है। कंकाल उपास्थि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है उपास्थि और एक होती है अस्थि, और दूसरी होती है उपास्थि। दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। अस्थियों का कार्य अलग होता है, उपास्थियों का कार्य अलग होता है। नो डाउट जो अस्थियां होती हैं वो थोड़ी बहुत काफ़ी बहुत कड़क होती है। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा मात्रा में होती है। और जो उपास्थि होती है वो जो अस्थि से कंपैरेटिवली लचीली होती है और उसके कार्य बिल्कुल अलग होते हैं। नाक का जो सिरा होता है, कान का जो पिन्ना होता है, इस तरीके से उनका निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? उपास्थियों के द्वारा होता है। संयोजी ऊतक में लास्ट है आपका तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है रक्त और दूसरा है लसिका। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, तरल संयोजी ऊतक वह ऊतक होते हैं जिसके अंदर जल की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। यह तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जब हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त में जो ऊतक होते हैं उनके मध्य में जो मैट्रिक्स पाया जाता है वह कौन सी अवस्था में होता है? वह तरल अवस्था में होता है। इसके अंदर लाल रुधिर कोशिकाएं एवं श्वेत रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका प्लेटलेट्स भी कहते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है, जैसे रक्त का हम समझते हैं, रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का आदान प्रदान, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना और गैसों का आदान प्रदान का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा ही होता है। यानी कि जो रक्त तरल संयोजी ऊतक है उसका भी वही कार्य होता है, भोजन का आदान प्रदान का, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य एवं गैसों का आदान प्रदान का कार्य किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं लसिका की। जब हम लसिका की बात करते हैं तो लसिका जो होता है उसके अंदर 94% जो होता है वह जल होता है और जो शेष 6% है वो 6% उसके अंदर ठोस पदार्थ होता है। यानी अगर 100% है कहेंगे हम लसिका का तो इतना लिक्विड होता है कि उसके अंदर 94% तो क्या होता है? जल की मात्रा यानी लिक्विड होता है। इसके अंदर श्वेत रुधिर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं परंतु लाल रुधिर कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। जैसे कि रक्त के अंदर होता है लाल रुधिर कोशिकाएं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं दोनों ही उपस्थित होती हैं, परंतु इसके अंदर जो होता है लसिका के अंदर श्वेत रुधिर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं के उपस्थित होने के कारण ही जो रक्त का कलर होता है वह कौन सा होता है? लाल रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर लाल रुधिर कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये होता है हमारा तरल संयोजी ऊतक।